गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो वायुमंडल का अगला चैप्टर है वायुमंडलीय तापमान, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम लोग देखेंगे कि वायुमंडलीय तापमान होता क्या है, इसका जो वायुमंडलीय तापमान का जो मानव जीवन पर या मौसमी जलवायु के लिए इसका महत्व क्या है और इसकी विशेषता क्या होती हैं या कैसे कैसे इसका तापमान ज़्यादा बढ़ता है या घटता है या अन्य सारी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वायुमंडलीय तापमान होता क्या है। तो वायुमंडलीय तापमान जो सूर्य से आने वाले विकिरण है या पार्थिव विकिरण है जो पृथ्वी के सतह से लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निकलते हैं, तो उसके द्वारा जो वायुमंडल के तापमान या गर्म होता है या ठंडा होता है या जो भी उतराव चढ़ाव होता है उसके बारे में अध्ययन को वायुमंडलीय तापमान की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये वायुमंडलीय तापमान है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो वायुमंडल में तापमान के वजह से पवन का संचरण होता है। ठीक है, जो पवन का संचरण होता है जहाँ पे जैसे निम्न दाब का केंद्र, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, और जहाँ पे कम होता है, तापमान कम होता है, वहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, जहाँ लो प्रेशर होता है, तापमान ज़्यादा होता है लो प्रेशर होता है, और जहाँ पे कम तापमान होता है हाई प्रेशर हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं और धीरे धीरे ऐसे ही जो पवन का जनन होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सेकेंड है जल धाराओं का संचरण। जैसा कि हम लोग पूरे जलीय भाग में देखेंगे या समुद्री भाग में देखेंगे तो जल धाराओं का संचरण होता है। तो विशेष रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र में ज़्यादा तापमान मिलता है, इसलिए वहाँ जो जल का घनत्व होता है या धाराओं का घनत्व होता है कम हो जाता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि तापमान वहाँ पर ठंडा होता है इसलिए घनत्व ज़्यादा होता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की तरफ जो जलधाराएँ होती चलने लगती हैं। ठीक है, इसको अधः स्तर प्रवाह करते हैं क्योंकि वो नीचे नीचे आती हैं और विषुवत रेखीय क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इस तरह से जलधाराओं का भी संचरण में तापमान का योगदान होता है। दूसरी चीज़ है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विकास। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चक्रवातों का विकास जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, जिस जलीय क्षेत्र में या समुद्री क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होता है, तो वाष्पोत्सर्जन वहाँ पर होने लगता है और निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। जब निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तो वहाँ पे चारों तरफ से हवाएं झपटने लगती हैं और एक सर्पिलाकार आकार का एक वायुमंडलीय संचरण हो जाता है, जिसको चक्रवात की संज्ञा देते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हालांकि। तो उस टाइप के ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास हो जाता है। ठीक है, तो तापमान के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास में ये योगदान देता है। इसके अतिरिक्त मरुस्थलों के विकास में भी इसका काफ़ी योगदान होता है, क्योंकि यदि पूरे ग्लोब पर हम लोग दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे विशेष रूप से वहीं पे वो जो मरुस्थल है उसका विकास हुआ है। ठीक है, मरुस्थलों या रेगिस्तानों का विकास हुआ है। जो अगला है वायुदाब पेटियों का विकास। ठीक है, तो तापमान की वजह से ही जो वायुदाब में अंतर होता है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और जहाँ पे कम होता है वहाँ उच्च दाब का। तो यही कारण है कि हम लोग यदि तापमान पेटियों का अध्ययन करें और वायुदाब पेटियों का अध्ययन करेंगे तो लगभग दोनों समानांतर मिलन होता है। ठीक है, यदि पूरे ग्लोब पर देखेंगे तो जो भी तापमान निम्न तापमान का पेटी है वो भी लो वायुदाब का पेटी होता है। ठीक है, लगभग सिमिलरिटी दोनों में मिलता है। ठीक है, तो वायुदाब पेटियों का भी विकास में सहायक होता है। दूसरी चीज़ संवहनीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होता है तापमान। तो जिस जलीय भाग के ऊपर तापमान ज़्यादा होता है, विशेष रूप से देखे होंगे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र है जो या भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, उस पर तापमान ज़्यादा होता है, जलीय भाग से वाष्पोत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है और वाष्पोत्सर्जन इतना ज़्यादा होता है कि ऊपर जाके जलवाष्प संघनन होकर और बारिश के रूप में नीचे आने लगता है। ठीक है, तो संवहनीय वर्षा शुरू हो जाती है। तो तापमान की वजह से भी संवहनीय वर्षा का मुख्य कारण होता है या उसके द्वारा भी होता है। ठीक है, तो ये रहा वायुमंडलीय तापमान का महत्व। अब देखते हैं उसकी विशेषता क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो विशेषताओं में सबसे जो पहली विशेषता है कि इसका जो सूर्य के जो विकिरण होता है उसके द्वारा भी वायुमंडल गर्म होता है और पार्थिव विकिरण के द्वारा ही गर्म होता है। ठीक है,
जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि लगभग इसका 48% जो वायुमंडल का उसमें बजट था 48% था। 48% जिसमें जो पार्थिव विकिरण के कारण, ठीक है, पार्थिव विकिरण या इसके कारण 34% तापमान वायुमंडल को गर्म करने में लगता है। ठीक है, पार्थिव विकिरण मतलब जो धरती से या धरातल से निकलने वाले जो ऊष्मा है उसके द्वारा वायुमंडल 34% भाग गर्म होता है, और जबकि जो सूर्य से डायरेक्ट जो किरण मिलता है अवशोषण करता है सूर्य से जो शॉर्ट वेव रेडिएशन में, उसको 14% होता है। ठीक है, 14% विकिरण ऊर्जा द्वारा। ठीक है, ये सौर विकिरण होता है। सौर विकिरण द्वारा 14% का उसमें योगदान होता है। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये सौर विकिरण द्वारा भी होता है और पार्थिव विकिरण दोनों द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका अध्ययन क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि ऊर्ध्वाधर वितरण में जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल या आयतन मंडल होता था, तो उसमें विशेष रूप से हम लोग इसका अध्ययन क्षोभ मंडल तक ही करते हैं। इसके आगे इस भाग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्षोभ मंडल तक जैसे कि हम लोग होता है कि पृथ्वी से जैसे धरातल से ऊपर तक जाते हैं धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है। ठीक है, काफ़ी टेम्परेचर कम होता है और अंततः जाकर के -80 डिग्री सेंटीग्रेड जो क्षोभ सीमा है वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इसको सामान्य ताप ह्रास दर से वो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे सामान्य ताप ह्रास दर। ठीक है, ये होता है लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पे, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पे। ठीक है, इसको सामान्य ताप ह्रास दर की संज्ञा देते हैं। जो क्षोभ मंडल में जो तापमान कम होता है या तापमान जो ह्रास दर होता है वो इसी का इतना ही होता है, 6.5 के दर से होता है। ठीक है, तो इसका भी कहने का मतलब कि हम लोग क्षैतिज ऊर्ध्वाधर भी अध्ययन करते हैं और क्षैतिज अध्ययन जो अगला अभी हम लोग टॉपिक आएगा तो उसमें क्षैतिज अध्ययन करते हैं कि जिसमें तापमान पेटियों का विकास होता है। ठीक है, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ हम लोग देखेंगे कि किस किस ढंग से तापमान में वितरण हुआ है या विकास हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं पेटियों के रूप में और अक्षांशों के समानांतर। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि तो पूरे ग्लोब पर हम लोग तापमान के वितरण को देखेंगे तो ये लगभग अक्षांशों के समानांतर ही उसका विकास हुआ है। जैसे ये विषुवत रेखा वाला जो पेटी होता है लो प्रेशर का बेल्ट होता है और जो इसके ऊपर वाला जो बेल्ट होता है वो हाई प्रेशर का होता है। ठीक है, ध्रुव भी हाई प्रेशर का बेल्ट होता है। ठीक है, इस टाइप से बेल्ट के रूप में ही या पेटी के रूप में ही तापमान मिलेगा, देखने को मिलता है, और ये विशेष रूप से अक्षांशों के समानांतर ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, पेटी के रूप में क्यों मिलता है। ठीक है, अगला है वार्षिक, और इसको अध्ययन जो किया जाता है वार्षिक, मासिक और दैनिक रूप से भी किया जाता है। ठीक है, तो वार्षिक जैसे किया जाता है कि तापमान हम लोग भी पूरे वर्ष का देखते हैं कि किस भाग में तापमान ज़्यादा होता है, किस वर्ष के किस भाग में तापमान कम हो जाता है। ठीक है, इसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। तो मासिक तापमान भी देखते हैं, वार्षिक तापमान भी देखते हैं और दैनिक उतराव चढ़ाव भी देखते हैं। जैसे दैनिक तापमान में होता है कि दिन के जैसे दिन में 12 बजे के आसपास सूर्य एकदम किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, जब सूर्य किरणें इस पर सीधी पड़ती हैं 12 बजे के आसपास तो यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है। लेकिन जो तापमान का यदि गणना किया जाए या थर्मामीटर से नापा जाए तो ये 12 बजे ना होकर के ये 2 बजे के आसपास तापमान ज़्यादा मिलता है। ठीक है, 2 बजे दिन में, और जो ऐसे ही न्यूनतम तापमान है 12 बजे के रात में मिलना चाहिए, जबकि 12 बजे रात में ना मिल करके ये 2 से 4 बजे के बीच में सबसे न्यूनतम तापमान मिलता है। ठीक है, तो ये दैनिक अध्ययन ये किया जाएगा तापमान का तो इस टाइप का आंकड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि तापमान को संचालन में या धीरे धीरे उसको मेंटेन करने में टाइम लगता है, इसलिए 12 बजे ना हो करके 2 बजे के आसपास तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का दैनिक अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, अगला है तापांतर का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तापांतर इसमें भी जैसे होता है कि
दैनिक तापांतर भी होता है, मासिक तापांतर भी होता है और वार्षिक तापांतर होता है। वार्षिक तापांतर होता है कि पूरे साल में जितने महीने हैं उसमें सबसे मैक्सिमम तापमान और मिनिमम तापमान का अंतर को वार्षिक तापांतर की संज्ञा देते हैं। जबकि मासिक तापांतर में महीने के पूरे सर्वाधिक तापमान और न्यूनतम तापमान के अंतर को मासिक तापमान की संज्ञा देते हैं। ठीक है। और जबकि दैनिक तापांतर में दिन में जितना तापमान सबसे सर्वाधिक होता है और एक दिन के में जितना तापमान सबसे अधिक होता है और उसमें उस दिन सबसे न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर की संज्ञा देते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो दिन में नापा जाता है, जो दैनिक तापांतर में दिन में 2 बजे के आसपास टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर नापा जाता है, जबकि रात के समय 2 से 4 के बीच में न्यूनतम तापमान नापा जाता है और दोनों का अंतर दैनिक तापांतर को कहा जाता है। ठीक है। इसका भी जो तापांतर होता है इसका उपयोगिता भी आगे देखेंगे हम लोग काफ़ी है, तापांतर से कितना इसका अंतर पड़ रहा है, या कौन कौन सी दशाएं प्रभावित हो रहा है। ठीक है। अगला है तापमान प्रतिलोमन। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे धीरे धीरे तापमान कम होते जाता है। ठीक है। ऊपर जाने पर तापमान कम हो जाता है, लेकिन ये सामान्य ताप ह्रास दर से कम होता है, मतलब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पे कम होता जाता है। ये लगभग क्षोभमंडल तक ऐसा होता है। इसको सामान्य ताप ह्रास दर की संज्ञा दिया जाता है। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये तापमान ये घटने के बजाय बढ़ने लगता है। ठीक है। जब तापमान बढ़ने लगता है तो इसको तापमान प्रतिलोमन की संज्ञा देते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि तापमान घटने के बजाय तापमान जब बढ़ने लगता है तो इसको तापमान प्रतिलोमन की संज्ञा देते हैं। ये अगला एक चैप्टर के रूप में ही हम लोग देखेंगे तापमान प्रतिलोमन, काफ़ी डिटेल में कई तरह के तापमान प्रतिलोमन होता है, उसके बारे में उसके कई प्रकार भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है। अभी केवल इतना ही विशेषता के रूप में जानते हैं कि तापमान में ये तापमान प्रतिलोमन का भी एक विशेषता है। ठीक है। तो ये रहा वायुमंडल का महत्व, वायुमंडलीय ताप का महत्व और विशेषता। अब देखते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है। तापमान को जो पृथ्वी पर देखा जाएगा कि वितरण में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो सबसे जो मुख्य कारण वो कारक हैं अक्षांश हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे यदि अध्ययन किया जाए तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात सदैव यहाँ पे बना रहता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में कम होता है। या तो यहाँ पे 6 महीने के दिन ही होगा या 6 महीने का रात ही होगा, तो 6 महीने के दिन यहाँ भी ऐसे ही होता है। और चूँकि सूर्य की किरण यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, जबकि इस भाग में तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पे तापमान कम पाया जाता है। ठीक है। तो अक्षांशों का भी अंतर पड़ता है। तो इसको पूरे पृथ्वी पर या ग्लोब पर अध्ययन किया जाए तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ हम लोग जाते हैं तो तापमान में धीरे धीरे कमी आने लगती है। ठीक है। तो ये अक्षांश का भी अंतर पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें एक ये भाग होते हैं, इसमें तापमान तो ज़्यादा मिलता है सूर्य द्वारा सीधे किरण पड़ने के लिए तापमान तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन इस भाग में ज़्यादातर जलीय भाग या समुद्री भाग हैं, तो इस भाग में वाष्पोत्सर्जन की काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होती है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के कारण इस क्षेत्र में काफ़ी बादल छाए रहते हैं और बारिश वारिश होती है, इसलिए तापमान यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है। ये 0 डिग्री पर ज़्यादा तापमान होने के बजाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री अक्षांश पे होता है, तो इसीलिए इसको तापीय विषुवत रेखा की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तापीय विषुवत रेखा की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं जो अगला है सागर तल से ऊंचाई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सागर तल से जो पृथ्वी के जो सतह है या सागर तल है, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी होती जाती है। इसके मुख्य कारण ये है कि पृथ्वी के सतह के आसपास धूल कण ज़्यादा होते हैं। ठीक है। क्योंकि धूल कण काफ़ी भारी होते हैं, या गैसें भी जो भारी गैसें होती हैं पृथ्वी के समीप ही होती हैं, और ये गैसें या धूल कण या जलवाष्प जो भी होता है, जलवाष्प भी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 5 किलोमीटर के नीचे ही 90% जलवाष्प का 90% 5 किलोमीटर के ही नीचे रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो जलवाष्प द्वारा जो
तापीय मात्रा है उसको सोख लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे तापमान हम लोग सतह से ऊपर तक जाएंगे तो धीरे धीरे तापमान में कमी होती जाएगी। ठीक है, और सागर तल से ऊंचाई के यही अंतर आता है कि यहाँ जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाएंगे धीरे धीरे तापमान में कमी भी आने लगती है। ठीक है, अब अगला है समुद्र से दूरी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समुद्री क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो भी समुद्री क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे तापमान कम होता है। वहाँ विषुवत रेखा के पे भी होने के बजाय भी, इसके बावजूद भी वहाँ पे तापमान में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, जो जिसे महाद्वीपीय एक प्रभाव नाम जानते हैं, महाद्वीपीय प्रभाव। ठीक है, इसका स्थल और जो जल का स्वभाव में अंतर होता है, इसके कारण ही होता है। जो स्थल भाग होता है वहाँ पे केवल ठंडे होने का वहाँ पे कम चांसेस रहता है, तापमान जितना मिलता है वो वहाँ पे उतना को अवशोषित कर लेता है और ठंडा जल्दी कम हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और जो जलीय भाग होता है या सागरीय तट के किनारे वाला होता है, समुद्र की तरफ से जो हवाएं चलती हैं वो उस क्षेत्र को ठंडा कर देती है। ठीक है, तो वहाँ पे तापमान कम हो जाता है, जबकि ये जो बीच वाले स्थल खंड के बीच वाले भाग होते हैं वहाँ पर जल्दी तापमान कम नहीं होता है, बल्कि ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, तो इस स्वभाव के कारण भी तापमान के इसके कारण भी तापमान में अंतर पड़ता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम तापमान होता है। ठीक है, अगला जो कारक है प्रचलित पवन है। ठीक है, पवन के द्वारा भी ये हमेशा मिक्स किए जाते रहते हैं। जब उच्च तापमान से कम तापमान की तरफ या कम तापमान से उच्च तापमान की तरफ जब हवाएं चलती हैं तो वहाँ उस क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस वजह से कई मौसम इस दशाओं में भी काफ़ी परिवर्तन आता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त है, इसके उदाहरण के रूप में जैसे दे सकते हैं कि जैसे चिनूक पवन है, चिनूक या रॉकी माउंटेन पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर रॉकी माउंटेन पर चिनूक पाई, जब नीचे जब उतरती हैं तो ये गर्म हो जाती है। गर्म होकर चारों तरफ से जो क्षेत्र में जो हिम का प्रभाव रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, हिम का कम कर देती हैं वहाँ पे। तो जब गर्म हवाएं ठंडी क्षेत्र में पहुँचेंगी तो वहाँ पे तापमान थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अन्य भी बहुत कारक हैं और यह उदाहरण है देखने को मिलता है इस तरह से। अगला है सागरीय जलधाराएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सागरीय जलधाराएं या तट के समीप वाले जो क्षेत्र होता है अक्सर ठंडे ही होती हैं, या वहाँ की जलधाराएं यदि गर्म है तो उस क्षेत्र को गर्म बना के रखती हैं। जैसे क्यूरोसियो जलधारा है या आयोस्सी जलधारा है, वहाँ पे आसपास के क्षेत्रों को तापमान थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखती हैं। जो जापान वाला क्षेत्र है, या ठंडी जलधारा है जैसे लेब्राडोर है, तो वो अपने अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, लेब्राडोर से संबंधित, कनाडा से संबंधित जो क्षेत्र है, वहाँ पे तापमान काफ़ी कम कर देता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी जलधाराओं का भी तापमान के वितरण पे असर पड़ता है। ठीक है, और अगला है स्थल जल का स्वभाव। ठीक है, स्थल जल के स्वभाव में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य का तापमान होता है, सूर्य का जो विकिरण होता है जल के अंदर काफ़ी गहराई तक जाता है, लगभग 6 मीटर के आसपास गहरा चला जाता है। ठीक है, ये जो सूर्य से आ रहा है किरण, तो ये जलीय भाग में लगभग 6 मीटर के आसपास चला जाता है, जबकि स्थल खंड पे बहुत ज़्यादा मुश्किल से 2-3 फीट नीचे जा पाता है। इसलिए ये ज़्यादा भाग को गर्म करता है और ये कम भाग को गर्म करता है। ठीक है, और दूसरा चीज़, इसमें जो जलीय भाग होता है इसमें जो गुप्त ऊष्मा होते हैं इसमें ज़्यादा होती हैं और जबकि इसमें कम होती हैं, तो इसका भी तापमान पे अंतर पड़ता है। ठीक है, तो गहराई में अंतर का भी पड़ता है। दूसरी चीज़, घनत्व में भी अंतर पड़ता है। जैसे कि ये जो स्थलीय भाग होते हैं इसके घनत्व ज़्यादा होते हैं, इसके जलीय भाग इसका घनत्व इसका कम होता है। ठीक है, इस वजह से इसके जो अवशोषण की क्षमता है ज़्यादा होती है और जबकि धरातल के अवशोषण की क्षमता कम होती है इसको। ठीक है, इस वजह से भी तापमान में अंतर पाया जाता है दोनों के। तीसरा चीज़ है परावर्तन होता है। परावर्तन, जो जल और स्थल के स्वभाव में दोनों में अंतर होता है। जो जलीय भाग होते हैं इससे परावर्तन ज़्यादा होता है, जबकि ये धरातलीय भाग होते हैं इससे परावर्तन कम होता है। इसलिए परावर्तन कम होते हैं तो ये ज़्यादा गर्म होता है, जबकि ये परावर्तन इसके ज़्यादा होते हैं तो ये इतना गर्म नहीं हो पाता है जलीय भाग। ठीक है, तो अपेक्षाकृत स्थल के अपेक्षा ये कुछ ठंडा रहता है। ठीक है,
दूसरी चीज़ है ये गतिशीलता। जो स्थल खंड है गतिशील नहीं होते हैं, जबकि जलीय भाग होते हैं ये काफ़ी गतिशील होते हैं। यहाँ पे यदि तापमान मिलेगा भी तो गतिशील होकर के और इधर चला जाएगा, अन्य स्थान पर चला जाएगा, तो फिर तापमान वहीं पे कम हो जाएगा। जबकि स्थल खंड हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इसलिए वो यदि गर्म होगा तो गर्म ही रहेगा, या फिर ठंडा होगा तो ठंडा ही ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, तो दोनों को स्वभाव में अंतर की वजह से ये तापमान में भी अंतर मिलता है। तीसरा चीज़ ये जो बादल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में चाहे जलीय भाग के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे तापमान ज़्यादा पड़ने से यहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने लगती है। ठीक है, जलीय भाग में वाष्पोत्सर्जन होती है तो जाके जलवाष्प के रूप में आके बाहर चला जाता है और यहाँ पे बादल का निर्माण कर लेता है। जब बादल का निर्माण करेगा तो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है यहीं पे रुक जाता है या ज़्यादातर भाग परावर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि बादल से लगभग 27% भाग वापस ही कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस भाग पे थोड़ा सा कम सूर्य की मात्रा कम पड़ पाता है, इसलिए इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। जबकि स्थलीय खंड होते हैं आसमान लगभग साफ़ ही होता है। ठीक है, जब आसमान साफ होते हैं तो तापमान सूर्य के विकिरण ज़्यादा यहाँ पर डायरेक्ट पड़ता है और तापमान यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ वाष्पीकरण भी है। जैसे वाष्पीकरण से भी होता है कि जितना वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तापमान उतना कम होते जाता है। तो जो जलीय भाग होते हैं वहाँ पे वाष्पीकरण काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वाष्पीकरण ज़्यादा होने के कारण वहाँ तापमान कम हो जाता है। जबकि स्थलीय भाग में वाष्पोत्सर्जन कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अच्छा, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगला है ढाल का स्वभाव। ढाल का स्वभाव में हम लोग देखते हैं कि जैसे ढाल में कि जिस भाग पर ज़्यादा सामने वाला भाग पड़ेगा ढाल का, तो ये भाग ज़्यादा गर्म होगा, जबकि पीछे वाला जो ढाल रहेगा तो ये इस पर ज़्यादा सूर्य के किरण नहीं पड़ेगा, इस वजह से ये इसका ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, तो ये वाला भाग ज़्यादा हमेशा गर्म रहता है। ठीक है, जैसे हिमालय क्षेत्र में भी देखा जा सकता है कि हिमालय के दक्षिण भाग वाला क्षेत्र है उसमें तापमान ज़्यादा होता है। अब तापमान उसमें ज़्यादा होने के सूर्य किरण ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए तापमान ज़्यादा होते हैं, जबकि पीछे वाला भाग पर अपेक्षाकृत कम भाग में उसको टेम्परेचर ज़्यादा कम मिल पाता है। ठीक है, तो इसके वजह से भी तापमान में दोनों के बीच में तापमान में अंतर आता है। ठीक है, अगला है धरातल का गुण या जो धरातल का स्वभाव होता है। इसमें धरातल पर जैसे हम लोग जानते हैं कि कई भाग होते हैं, हिम आच्छादित भाग होते हैं, वनस्पत भी होता है, मरुस्थल भी होता है, घास का मैदान भी होता है, तो इसका भी अंतर पड़ता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एल्बिडो। एल्बिडो मतलब वो होता है कि जैसे कि किसी भी पदार्थ पे या वस्तु पे, चाहे हिमाच्छादित भाग पे, किसी भी भाग पे जब सूर्य के किरण पड़ता है तो कितना भाग को परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, उसी वेवलेंथ में परावर्तित कर दिए जाते हैं, तो उसको एल्बिडो की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो हिमाच्छादन में लगभग 70 से 80%, ठीक है, जो हिम वाला भाग है 70 से 90% तक एल्बिडो इतना ज़्यादा होता है कि लगभग 70 से 90% भाग को परावर्तित कर दिया जाता है। अर्थात हिमाच्छादन को गर्म करने के लिए मात्र 10 से 20% भाग ही गर्म कर पाता है, जबकि वहीं वनस्पत में होता है लगभग 10 से 12% तक होता है। ठीक है, 10 से 12% इसका एल्बिडो होता है, इसलिए ज़्यादा भाग ये सोख या अवशोषण ही कर लेता है। लगभग 90 से 95% ये भाग को अवशोषण कर लेता है। ठीक है, वनस्पत, जबकि मरुस्थल भी होता है, इसका भी एल्बिडो कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है, 30% के आसपास इसका एल्बिडो होता है मरुस्थल का। ठीक है, बुक में और भी कई चीज़ों का एल्बिडो दिया हुआ, जैसे चरगाह है या फिर जलीय भाग है, सबका बार बार कर रहे हैं कि इसको याद कर लीजिए, इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या क्रम में सजाने के लिए आते हैं। तो एल्बिडो की वजह से ही अलग अलग क्षेत्रों में तापमान का अंतर आता है। हिमाच्छादित भाग में इसीलिए ठंडा भी होता है कि ज़्यादा अवशोषण नहीं कर पाता है, ज़्यादा भाग रिफ्लेक्ट कर देता है या परावर्तित कर देता है। ठीक है, वनस्पत भाग कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है। ठीक है, इस भी स्वभाव के कारण, धरातल के स्वभाव के कारण भी तापमान में अंतर आता है दोनों में। ठीक है, ये जितने भी मैंने इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़े हैं, विशेष इससे डायरेक्ट तो क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, यहाँ से भाग आता है, लेकिन ये जो आगे आने वाले जो चैप्टर हैं इसमें
बहुत बड़ा आधार का काम करेगा। ठीक है, तो यही आपका बेस तैयार रहेगा, ये कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो आगे आने वाले चैप्टर भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। दूसरा चीज़ होता है कि जो कई बार हम सुने होंगे कि जो तुक्के आदमी सही लगाते हैं, परीक्षा में तुक्के सही लगाते हैं, उसको भी वो सही हो जाता है। आखिर क्यों कारण होता है सही होने का? कि जिसका कंसेप्ट क्लियर रहता है उसका क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ भी, जो लोग भी मेंस की परीक्षा दे रहे हैं आईएएस का या पीसीएस के, उसमें कॉन्सेप्ट बनाने में या जो आंसर राइटिंग होगा उसमें बहुत बड़ा ये इसका योगदान होता है। ठीक है, जो एक लड़का कॉन्सेप्चुअल क्लियर है और वो आंसर लिख रहा है, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो लिख रहा है, तो उसके जो राइटिंग आंसर राइटिंग होगा उसमें काफ़ी अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव इसमें रहा है कि इस कारण से भी कई क्वेश्चन जो प्री वाला क्वेश्चन होते हैं, पीटी का टाइप का क्वेश्चन होते हैं, कई क्वेश्चन न जानते हुए भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से वो सही हो जाता है। ठीक है, और मेंस में भी इसे ही कारण से नंबर, कम से कम भूगोल में तो काफ़ी ज़्यादा हमको नंबर हमेशा मिला है। ठीक है, कई लोग कहते भी थे कि आप क्या लिखते हैं कि इतना ज़्यादा आपको नंबर मिलता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर उसमें हमेशा आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आंसर राइटिंग होगा, इसमें झलक जरूर कहीं ना कहीं आ जाता है। क्योंकि जो भी आप आंसर राइटिंग लिखेंगे उसमें कारण देते हुए, स्पष्ट करते हुए लिखेंगे तो उसमें मेंस में ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा वायुमंडल के तापमान से संबंधित विशेषता और प्रभावित करने वाला कारक। कल हम लोग इसका अगला टॉपिक देखेंगे कि जो वायु पूरे ग्लोब पर इसका वितरण किस ढंग से हुआ है, काफ़ी डिटेल में उसको देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। नहीं यदि आया होगा, कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि ये से यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जितने भी टॉपिक आएगा, पवन सा संचरण या सन्मार्गी पवनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या जलधाराओं के हम लोग अगला चैप्टर जो होगा जलधाराओं के बारे में, वो भी अच्छे से जान पाएंगे। ये चक्रवात होगा या मरुस्थलों का विकास होगा या वायदा पेटिया, ये जितने भी एक चैप्टर के रूप में है सारा, तो उतना उसको बहुत बेहतर ढंग से हम लोग समझ पाएंगे इसको। ठीक है, ये बार बार लगभग जिसका ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है, आगे वाले चैप्टर में बड़ा उनको समस्या आती है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और जब कहीं कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।